इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 1 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है भारतीय संविधान। आप सब कमेंट में बोल रहे थे कि क्लास 8 सिविक्स का वीडियो बनाया जाए और पाठ के अंदर का भी प्रश्न का उत्तर बताया जाए और अभ्यास का भी। तो आपकी बातों को मान लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, चाहे वो पाठ के अंदर का हो या अभ्यास का। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, हमें निर्धारित समय पर स्कूल आना होता है, एकदम टाइम फिक्स है, तो उसी टाइम पे क्या स्कूल आना होता है। विद्यालयों को हमें गंदा नहीं करना होता है, अध्यापकों से सम्मानजनक व्यवहार करना होता है, पंक्ति बनाकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं और पंक्ति बनाकर ही बाहर जाते हैं छुट्टी होते वक्त। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी में से बस 4 को लिखा दिए। दूसरा सवाल देखिए, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती हैं, उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, हमारी शिक्षिका निर्धारित समय पर स्कूल आती हैं, तो बच्चों को भी निर्धारित समय पर स्कूल आना होता है और टीचर्स को भी। सही बच्चों को प्रार्थना कराकर शिक्षक अटेंडेंस में हस्ताक्षर करती हैं, ठीक है। टीचर का भी अटेंडेंस बनता है, आपको पता होगा। फिर निर्धारित कक्षा में पढ़ाने जाती हैं, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से ढेर सारे जो क्लास होते हैं उसमें पढ़ाने जाती हैं, ठीक है। लंच और छुट्टी समय छात्रों की निगरानी करती हैं। लंच समय बहुत बच्चे हल्ला उल्ला करते हैं ना, झगड़ा भी कर लेते हैं। छुट्टी समय ढकला ढकली कर देते हैं, ठीक है, झगड़ा भी कर देते हैं, तो निगरानी रखती हैं शिक्षिका। जरा सोचकर बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं एक स्कूल को चलाने में, तो बहुत उनमें से कुछ समस्याओं को लिख देंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, विद्यालय में अनुशासन कायम रखना। दूसरा है, अध्यापन कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं, इस पर नज़र रखना। समझे, अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो उनको हिदायत दिया जाता है कि ठीक से पढ़ाइए। अध्यापकों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित करना। तो कोई टीचर बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, तो ये उनको छुट्टी कम करना है। 4 है, विद्यालय को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखना। समझे, सरकार की तरफ से फंड आता है विद्यालय को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक के नाम, समझे। तो कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब ब्यौरा कौन रखते हैं? प्रधान अध्यापक रखते हैं स्कूल से संबंधित। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग अलग समूह चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में सजाइए। तो चार्ट पेपर पर लिख के कक्षा में सजाना है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट या अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सारा के सारा हम बता ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे में 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है, समझे। तो 6 से 14 वर्ष के कोई भी लड़के लड़कियां हैं तो किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी विद्यालय का होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र व शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक पे कितना होना चाहिए? 30 छात्र होना चाहिए, समझे। अब देखिए पेज नंबर 2 का बोला जा रहा है, अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल इलाके में रहते हैं, नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, समझे। निर्धारित प्रक्रिया मतलब जो कोर्ट है, कोर्ट में निकाला जाए। उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो, जैसे न्यायालय होते हैं ना, कोर्ट है, तो वो झगड़े सुलझाने का काम करते हैं।
और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे। यह तो हो गई कानून बनाने के बाद, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। तो ये दो प्रश्न हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, नहरवाल इलाके के लिए कुछ बुनियादी नियम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? कुछ बुनियादी नियम बनाएंगे जो हर किसी को पालन करना होगा। कूड़ा उचित जगह पर फेंकेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर कहीं भी गली में फेंक देते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है। किसी के घर के सामने भी फेंक देते हैं तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नहरवाल इलाके के लोग क्या शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे। एक पंचायत होगी जो झगड़ा या विवाद सुलझाएगी। तो बोला जा रहा था ना कि नहरवाल इलाके में अगर झगड़ा होगा तो कैसे सुलझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पंचायत होगा, ठीक है, जो झगड़ा या विवाद सुलझाएगी। नागरिक समिति यह ध्यान रखेगी कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। फिर बोला जा रहा है कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, तो क्या करेंगे? तो नागरिक समिति कई की स्थापना करेंगे। तो यह ध्यान रखेगी कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। यह तो हो गई कानून बनाने के बाद, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। तो उत्तर लिखेंगे, नहरवाल इलाके में कानूनों को लागू कराने का काम इलाके के लोगों द्वारा गठित पंचायत व नागरिक समिति करेगी। अब देखिए आगे, ये धनी आदमी है और एक ही आम आदमी है। तो धनी आदमी बोलता है, रामू आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई। तो ये बोलता है, आज उसकी तबीयत बहुत खराब है मालिक। आगे है, तो तुमने अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा? घर में बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये आदमी बोलता है, वो सरला बहन के घर पढ़ने गई है मालिक। तो फिर मालिक बोलता है, क्यों? फिर यह काम कौन करेगा? जाओ उसे तुरंत बुला कर ले आओ। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझे? तो ये जो आम आदमी है ना, तो ये जाता है बुलाने के लिए। कुछ ही देर में रामू हाँफते हुए लौटता है और कहता है, मालिक, सरला बहन जी ने मुझे कहा कि अगर तुम मुन्नी को पढ़ाई छुड़वाकर उससे काम करवाओगे तो मैं रपट कर दूंगी, यानी FIR दर्ज करवा दूंगी पुलिस के पास जाके। तो ये क्या, ये डर के क्या हुआ, भाग आया। ठीक है, और मालिक को ये सब बताया। पहला सवाल देखिए, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया। पहला उत्तर देखिए, मुन्नी बच्ची है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है, और पढ़ना क्या है, बच्चों का मूलभूत अधिकार है। तो सरला बहन मुन्नी को काम पे नहीं जाने दी है। क्यों? पहला तो कि मुन्नी बच्ची है, 14 साल से कम उम्र की है, तो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या, पढ़ना बच्चों का मूलभूत अधिकार है, उससे उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये दो कारण से है ना, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर नहीं जाने दिया, और वो सही काम की। दूसरा है, अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है। कैसी घटना? ऐसी घटना जिसमें बच्चों से काम करवाया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, मैंने अपने बुजुर्गों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने ऐसी घटना देखी है। तो कौन बुजुर्ग होगा जो ये सब नहीं देखता होगा? चाय की दुकान पे देखता होगा, बहुत सारे होटल होते हैं तो उसमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अगला सवाल है, आपके विचार में छोटी उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, पढ़ना बच्चों का मूलभूत अधिकार है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। फिर और क्या है कारण? फिर छोटी उम्र में बच्चों से काम करवाने पर उनका व्यक्तित्व विकास बाधित हो जाता है। उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए ना, मन का विकास होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है, इसलिए उनको काम पर नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए आगे, नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका की मदद से यह पता लगाएं कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। तो देखिए ये घटनाएं हैं। तो पहला है, दहेज के लिए विवाहिता को जला देना। तो क्या बोला जा रहा था, भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, दहेज हत्या के लिए न्यूनतम सजा 7 साल का कारावास और अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। समझे? अगर कोई दहेज के लिए विवाहिता को जला देता है तो उनको सजा देकर है ना, भारतीय संविधान लोगों की मदद करता है जिनके साथ ये दुर्घटना होता है। दूसरा है, 10 वर्ष के बच्चे से चाय की दुकान में काम कराना।
तो उत्तर लिखेंगे चाय के दुकान मालिक को 1 से 6 महीने के बीच जेल की सजा और या 20,000 से 50,000 के बीच जुर्माना हो सकता है। समझे? और या क्यों दिया हुआ? जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है, या फिर सिर्फ जेल होगा और जुर्माना नहीं लगेगा। इसलिए क्या और या दिया हुआ? ये किस पर निर्भर करता है? जो न्यायाधीश है ना, वो कितनी सज़ा निर्धारित करते हैं उस पर निर्भर करता है कि दोनों लगेगा कि एक लगेगा। तीसरा सवाल है, बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। तो उत्तर लिखेंगे ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भारतीय संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है। समझे? तो पुलिस कर्मचारी को भी क्या होगा? सजा होगा जो ये घटना करेगा। ठीक है। उसके बाद है चौथा, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति धर्म या जाति लिंग या धर्म के आधार पर यानी नाम पर रोकना। तो अगर कोई रोकता है किसी सार्वजनिक स्थान, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, पार्क है, गुरुद्वारा है, ठीक है, या फिर होटल वोटल है, ठीक है, तो जाने से रोक रहा है तो उसको क्या सजा होगा? यह समानता का अधिकार का उल्लंघन है। समानता का अधिकार सभी व्यक्ति को मिला हुआ है। समझे? इसके लिए संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है कि अगर ऐसा करेगा तो उसको भी जुर्माना होगा और कारावास तो निर्भर करता है कि कितना बड़ा जघन्य अपराध किया, लेकिन फाइन जरूर लगेगा। पांचवा है सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त करना। तो कौन जब्त कर रहा है? सरकार। किस लिए जब्त करता है? वही रेलवे लाइन बिछाने के लिए या कोई सरकारी काम करने के लिए। तो उत्तर लिखेंगे उचित मामला होने पर अदालत सरकार को जुर्माना भरने व जब्त जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश देती है कि अगर किसानों का ज़मीन ले लिया और मुआवजा उचित नहीं दिया, समझे, जैसे मान लेते हैं कि ज़मीन के लिए उसको देना था 1,00,000, दिया 20,000 30,000, तो जाहिर सी बात है मुआवजा क्या उचित मुआवजा नहीं मिला। अब देखिए आगे, संविधान किसे कहते हैं, बुनियादी नियम क्या होते हैं। तो चलिए ये सब आपको बताते हैं PDF से। देखिए यहाँ पर पेज नंबर पे लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, यानी कि क्वेश्चन कहाँ है, कितने पेज नंबर में है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे संविधान कहते हैं, और इसी संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है, ये सब चुने जाते हैं और वे संविधान के नियमों के तहत ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये नहीं कि वो कुछ भी निर्णय ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है बुनियादी नियम क्या होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। क्योंकि ये सब जो नियम है ना, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, ये सब है ना बुनियादी नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी लोगों के लिए है और बहुत ज़रूरी है। इन नियमों के बिना काम ही नहीं चल सकता है। तीसरा देखिए, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में गए होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सरकार द्वारा लोगों को किन किन ना कौन कौन बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे स्वास्थ्य केंद्र लोगों को इलाज का सुविधा देता है, चिकित्सीय परामर्श, अगर आपको कोई बीमारी हो गया तो आप परामर्श भी ले सकते हैं फ्री में। ठीक है। वही प्राइवेट में आपको पैसा लगेगा। समझे? पटना में रहते हैं तो 5500 मिनिमम लगता है डॉक्टर से सिर्फ मिलने के लिए। समझे? जिसको बोलते हैं पुर्जा कटाना। और जांच होता है, जैसे खून जांच और बहुत सारा चीज़। उसके बाद टीकाकरण होता है। ठीक है। तो हम गए हैं तो हमको देखे ना कि जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका टीकाकरण होता है मुफ्त में। उनके बाद उनका जो बच्चा होता है उनका उसका टीकाकरण होता है, और मुफ्त दवा वितरण आदि की बुनियादी सुविधाएं देता है। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाई है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे मुफ्त पुस्तक वितरण, फ्री में किताब दिया जाता है सरकार द्वारा बच्चों को। उसके बाद है ड्रेस के लिए बैंक खाते में पैसा भेजना। ठीक है, ड्रेस के लिए भी पैसा मिलता है। मिड डे मील प्रदान करना, दोपहर में खाना मिलता है। छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो छात्रवृत्ति भी मिलता है। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का मुफ्त वितरण, तो कभी कभी आता है स्कूल में देने वाला आयरन और फोलिक एसिड। ठीक है, खून का कमी है ना बच्चों में दूर करने के लिए।
तो आपके विद्यालय में आया है कि नहीं आया, आयरन और फोलिक एसिड की गोली आपको मिला है कि नहीं मिला है कभी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा है बिहार दर्शन योजना द्वारा छात्रों को भ्रमण पर ले जाना। ठीक है, तो बिहार दर्शन योजना के तहत ले जाया जाता है, जैसे गया हो गया, पावापुरी हो गया, ठीक ना, फिर राजगीर हो गया, ये सब जगह ले जाया जाता है। आप अपने स्कूल से कहीं घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो, और कहाँ गए हैं। अब इस फोटो को देखिए, यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें क्या हुआ था ना कि ऐसे घेरा हुआ था, सिर्फ एक ही जगह है ना, एक ही तरफ निकलने का जगह था, और यहाँ पर लोग क्या हुए थे, जमा हुए थे सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है ना, अपनी बातों को रखने के लिए, सभा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला ना कि ये सब मेरे खिलाफ कुछ पका रहा है, तो गया और फिर क्या, फिर अपने से एक सेनापति को भेजा, वो पागल था, तो सब पे गोली चलाने लगा, गोली चलाने का ऑर्डर भी दे दिया, बताइए ना। तो बहुत सारे मासूम लोगों का जान गया, बहुत सारे लोगों का। और इसमें क्या लिखा हुआ, अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना। तो नील की खेती करने से ना खेत बंजर होने लगता था, इसलिए किसान चाहते थे कि अनाज का खेती करें, होता ना, चावल गेहूँ, ठीक है, दाल, ये सब का खेती करें। लेकिन ब्रिटिश लोग क्या करना, अंग्रेज लोग जबरदस्ती करवाते थे नील का खेती, क्योंकि इंग्लैंड में ना कपड़ा फैक्ट्री में ना कपड़ा को रंगते थे नील की सहायता से। सब ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है। तो ये प्रश्न उत्तर क्या है, पेज नंबर 6 में है। ठीक है, इन्हें क्या आप ढूंढने लगे किताब में कि कहाँ पर है, मिल ही नहीं रहा। पहला, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान पर बर्बरतापूर्ण कब्जा जमाए हुए थे। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था। वो चाहते थे ना कि भारत के लोगों को दबाकर रखे और अपना प्रॉफिट कमाते रहें, समझे। दूसरा है, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है, और तो हनन किया है तो कैसे किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के अधिकारों का हनन किया है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है, समझे। लेकिन पर अंग्रेज सरकार ने लोगों पर गोलियां चला दी, जबरदस्ती नील की खेती कराना स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन था। तीसरा, किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, तो नील की खेती के लिए। ठीक है, चौथा है, अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता। तो लिखेंगे, नहीं, यदि हमारा देश आज़ाद रहता तो हम भारतीयों को हमारी इच्छाओं के विरुद्ध किसी काम करने के लिए, ठीक ना, कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा मजबूर किया जा रहा था किसानों को कि नहीं, तुम नील का खेती करो ही करो, चाहे तुम्हारा ज़मीन बंजर क्यों ना हो जाए, और बाद में तुम अनाज भी ना उगा पाओ, चाहे मरो चाहे कुछ भी करो, लेकिन नील का खेती करो, क्योंकि इसमें क्या अंग्रेजों का फ़ायदा था। पांचवा है, यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। तो बिल्कुल रोका जा सकता था। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, ऐसा होने पर लोग कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर लेते हैं, समझे। अगर थोड़ा बहुत भी इस तरह का कुछ होता ना तो सरकार का बैंड बज जाता है। जो न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, तो सभी लोग क्या करते हैं, केस कर देते हैं। और चुनाव के दौरान सरकार चुना जाता है, तो चुनाव में तो क्या उसको हरा देते हैं। अब देखिए पेज नंबर 7 का प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की। तो उत्तर लिखेंगे, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग 1920 में पेश की। कब, 1920 में। दूसरा है, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहते थे। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने पर अंग्रेज अपने लाभ के लिए भारत से संबंधित कानून बनाने का अधिकार खो देते हैं। तो भारत के लोग हैं ना, भारत के नेता लोग
बस अपना खुद का संविधान सभा क्यों मांग रख रहे थे कि नहीं हमको अपना संविधान सभा चाहिए। वो चाहते थे ना कि भारत के लिए जो नियम कानून बने ना तो वो खुद बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, अंग्रेज सरकार संविधान सभा की मांग को ठुकरा देता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा करेंगे ना तो भारत से संबंधित जो कानून है, लोग यहाँ के लोगों को दबाकर रखने के लिए जो कानून बना रहे हैं वो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी, तो उत्तर लिखेंगे भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में मताधिकार, बताइए कि मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार भी भारत के लोगों को नहीं दिया गया था। तो वो चाहते थे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार चाहते थे, कानून बनाने वाली संस्था में भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल करना आदि मांगे थी। तो पहला तो वोट देने का अधिकार, दूसरा बोल रहे थे कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए, समझे, स्वतंत्रता। उसके बाद है कानून बनाने वाली जो संस्था थी ना, जो भारतीयों के लिए कानून बनाते थे, इंडिया के लिए, ठीक है। आप बताइए उसमें कोई भारतीय है ही नहीं, सब अंग्रेज मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि भारत के लिए कौन सा नियम बनना चाहिए, और उसके बारे में लोगों को अंग्रेज लोगों को ठीक से पता भी नहीं है। भारत में जो रह रहा है उसको ना ठीक से मालूम होगा कि यहाँ के लोगों के लिए कौन सा नियम कानून अच्छा है कौन सा खराब, लेकिन कानून बनाने वाली संस्था में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए पेज नंबर 9, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है, किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है। उत्तर लिखेंगे किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। बुनियादी मूल्यों को, बुनियादी मूल्य पढ़ चुके हैं ना, जो सब किसी के लिए ना, अब हर भारतीय के लिए जोड़ी है, समझे, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, जैसे धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ये सब क्या है, बुनियादी मूल्य में आएगा। दूसरा है भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर लिखेंगे भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, बच्चे क्यों खुश थे, शिक्षिका ने से बच्चों के विचार क्यों लिए, ये किससे संबंधित है। देखिए पेज नंबर कितना है, 9 है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बताते हैं। तो पलक के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, किसके स्कूल में, पलक के स्कूल में। तो सभी बच्चे भाग लेना चाहते हैं, लेकिन अगर सही बच्चे भाग लेते हैं ना तो सही बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता है, समझे। तो ये बच्चों को बोली ना कि किस किस कार्यक्रम को शामिल किए हैं, शामिल करें, तो सही बच्चे इसमें क्या भागीदारी निभाते हैं कि हाँ वो डिसाइड करते हैं कि हाँ इस कार्यक्रम को शामिल कीजिए और उसको नहीं कीजिए। तो सही बच्चे भागीदारी निभाते हैं, इसलिए सही बच्चे खुश थे और कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चे क्यों खुश थे, तो उत्तर लिखेंगे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए बच्चे खुश थे। दूसरा है शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए, तो उत्तर लिखेंगे शिक्षिका ने सही बच्चों के विचार इसलिए लिए ताकि उन्हें एहसास हो कि सांस्कृतिक आयोजन में सबकी भागीदारी हो रही है और कोई भी बच्चा है ना बुरा नहीं माने। तीसरा है कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता, तो उत्तर लिखेंगे यदि शिक्षिका कार्यक्रम की योजना स्वयं बनाती तो कई बच्चे दुखी हो जाते हैं कि कार्यक्रम में उनकी कोई भागीदारी नहीं हुई। तो शिक्षिका खुद बोल देती हैं कि जो कार्यक्रम होने वाला है ना सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसकी योजना तुम सब बनाओ, समझे, रूपरेखा तैयार करो, पहले कौन किसका डांस होगा, किसका क्या होगा, ठीक है। तो सही बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो सही बच्चे खुश थे कि चलो मैम बोली हैं बनाने के लिए, तो उनकी भागीदारी हो रही थी सही बच्चों की। 4 है क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे, तो हाँ स्वतंत्र थे, मैम खुद पूछी कि कौन सा कार्यक्रम को शामिल करें कौन सा को नहीं शामिल करें, तो उत्तर लिखेंगे हाँ बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे। पांचवा है कार्य योजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी, तो हाँ निभाई थी, तो उत्तर लिखेंगे हाँ कार्य योजना बनाने में सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है, शिक्षिका से चर्चा कीजिए। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ में आता है, तो देखिए ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से है ना कार्यक्रम का चयन किया गया, इसमें सभी बच्चे भाग लिए थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात अभिव्यक्त करने का पूरा हक होता है,
सरकार बनाने के लिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, ये पता चलता है। जिस प्रकार से कार्यक्रम के चयन में सभी बच्चे भाग लेते हैं, समझिए कि सब बच्चे वोट दे रहे हैं अपना अपना, समझे, किस कार्यक्रम को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, तो जिस कार्यक्रम को शामिल करने के पक्ष में ज़्यादा बच्चे वोट दिए, ज़्यादा बच्चे बोले हाँ किसको शामिल करना चाहिए, तो उसी को शामिल किया गया, कोई भेदभाव नहीं हुआ। बिल्कुल इसी प्रकार से लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति क्या करता है, वोट देता है, जो 18 है या 18 से अधिक की उम्र का है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलता है जिस प्रतिनिधि को, तो वो जीत जाता है और सरकार बनाता है, समझे। तो यही हमें पता चलता है लोकतंत्र के बारे में। अब देखिए पेज नंबर 10, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया इस फोटो में, स्कूल जाती हुई लड़कियाँ, तो ये देखिए बैग टांगी हुई हैं सब, ठीक है, और तो ये स्कूल ड्रेस में भी है, ये दोनों तो नहीं है, ड्रेस का पैसा नहीं मिला होगा। अगला है पटना साहिब, तो ये धर्म से संबंधित है, और ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, ठीक है, बच्चों के शिक्षा के अधिकार से। अगला है अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करते हुए महिला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभा हो रहा है, किसका सभा, मजदूरों का सभा हो रहा है। तो ये महिला क्या कर रही है, अपनी बातों को रख रही है, समझे, यूँ कहें आम भाषा में कि भाषण दे रही है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, स्वयं करें और बताएं, पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा, संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए ये रहा भारत का संविधान की उद्देशिका, तो इसमें क्या बोला गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समझे, और क्या क्या चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी भगवान का पूजा कर सकते हैं, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, तो वही बोल रहा था कि ध्यान से पढ़िए। और आगे क्या बोला जा रहा था, दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। किसमें, अभी जो 3 को फोटो दिखा है ना, इसमें। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पहले चित्र में बच्चों के शिक्षा का अधिकार झलकता है, दूसरे चित्र में धार्मिक स्वतंत्रता, और तीसरे चित्र में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता झलकती है। 2 नंबर देखिए, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस तरह से समझिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसका बर्थडे है, तो वो चाहता है कि 12 बजे 1 बजे रात में क्या डीजे बजा नाचे खूब, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको सोने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सीमित है, सीमित है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है, तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है। तो उत्तर लिखेंगे, लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है। तो लिखेंगे नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है, तो स्वतंत्रता सीमित किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति के जिन विचारों से दूसरे वर्ग को ठेस पहुंचे और उसके जिन विचारों से राष्ट्र की अखंडता और शांति होता है ना, शांति को खतरा पहुंचता है, उन्हें सीमित किया जा सकता है। अब देखिए पेज नंबर 11, संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें। तभी कुछ समय पहले पढ़े हैं और आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए छोड़ रहे हैं। और बताएं कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समानता यानी क्या, सबको बराबर अधिकार मिलना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो उत्तर लिखेंगे, संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया। अब देखिए 2 नंबर, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं क्या। अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं, उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सजा सुनाता है, समझे, एक ही सजा सुनाता है, तो न्याय तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अमीर है, एक गरीब है, तो यहाँ आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता।
एक गांव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। तो पहले पता है अनुसूचित जाति और जनजाति को ना नहीं जाने दिया जाता था मंदिर में। तो ये सब क्या इस तरह की घटनाएं क्या है? यह धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की असमानता है। समझे, व्यक्ति क्या है ना, धर्म और उपासना का जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ उसका हनन है। अगला है, आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आर्थिक पैसा से संबंधित है, तो यहाँ आर्थिक असमानता है। ठीक है। अगला है, किसी निजी नौकरी के लिए यानी प्राइवेट नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अवसर की समता में असमानता है। ठीक है, समान अवसर नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवसर की समता में असमानता है। अब आगे देखिए पेज नंबर 12, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती है? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति है ना, जैसे डोम, चमार, दुसाध, पासी, ये सब और भी बहुत सारे हैं, तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाता है। और जो जनरल कैटेगरी के होते हैं ना, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। समझे, तो BC2 को भी नहीं दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कुर्मी हो गया। तो ये क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। देखने में तो ऊपर से यही लग रहा है कि हाँ कुछ समुदायों को छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। तो वही पूछा जा रहा है, अपनी शिक्षिका की सहायता से इस पर चर्चा कीजिए। तो भले ही आपको लग रहा हो कि ये तो असमानता हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो उत्तर लिखेंगे, यह समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के को सदियों से दबाया जाता रहा है। समझे, सदियों से दबा कर रखा जा रहा है, चमार, दुसाध, ये सबको, जिसके कारण उनका तरक्की विकास नहीं हो पाया। तो उन्हें छात्रवृत्ति देकर अन्य वर्गों के समकक्ष लाने की कोशिश समानता के सिद्धांत के ही अनुकूल है। ठीक है, तो उनको बाकी जाति ऊंची जाति का है, ठीक है, लेवल यहाँ है। ठीक है, छोटी जाति का लेवल ये है। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों का, क्योंकि उनको तो सदियों से दबा कर रखा गया है, तो छात्रवृत्ति देकर इनको ऊपर लाया जाता है। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से बराबरी इनको प्रदान किया जा रहा है। तो वही तो है समानता। ठीक, दूसरा देखिए, अपने स्कूल में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। एकत्र यानी जमा कीजिए। ये योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जाती हैं, समूह में चर्चा कीजिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा हम बता दे रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे स्कूल में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं निम्न है। पहला है पोशाक योजना। तो आपको ड्रेस का पैसा तो मिला ही होगा। स्कूली छात्रों को पोशाक के लिए धनराशि। तो पोशाक योजना के तहत पोशाक के लिए धनराशि कब मिलता है, मतलब कौन सा महीना में आपको मिला होगा? इस साल नहीं तो पिछले साल मिला होगा, तो आप बताइएगा तो कब मिलता है। छात्रवृत्ति योजना, स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो दो योजना पढ़ लिए, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना। तीसरा है साइकिल योजना। तो 9वीं के छात्रों को साइकिल के लिए 3000 रुपया दिया जाता है। चौथा है बिहार दर्शन योजना। तो स्कूली छात्रों को बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना। तो बिहार दर्शन योजना के तहत ना स्कूली बच्चों को ले जाया जाता है। तो मेरे समय में ना, तो हम गए थे पावपड़ी और राजगीर गए थे घूमने के लिए। तो आप कहीं गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ गए हैं। 5 है किशोरी स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत क्या है, कक्षा 7 से 12 के बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपया प्रदान करना। ठीक है, 300 रुपया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास के प्रश्न। तो पेज नंबर कितना है, 13। तो पहला प्रश्न है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा करता है और लोगों के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा करता है। तो संविधान के द्वारा ही तो मौलिक अधिकार दिया गया है। समझे, तो जैसे शिक्षा का अधिकार है बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, तो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब अधिकार कहाँ से मिला? हमें संविधान से मिला है। धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार के विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये सब जो अधिकार किससे मिला है? संविधान से मिला है। दूसरा सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? तो उत्तर लिखेंगे,
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी, क्योंकि भारतीय नागरिकों को बुनियादी अधिकार जैसे मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त नहीं थे। पता है, जो बेसिक जो अधिकार होता है ना, वो भी प्राप्त नहीं था। भारत के लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, बताइए। उसका को भी स्वतंत्रता नहीं, और समानता का अधिकार तो था ही नहीं। समानता अधिकार मतलब जैसे होता है ना, जैसे वोट देने का अधिकार, क्या समानता का अधिकार के ही अंतर्गत आता है। इसमें किसी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 18 वर्ष का कोई ज़्यादा हो गया तो वोट दे सकता है। तो इस तरह का कोई भी अधिकार ही नहीं प्राप्त था, इसलिए चाहते थे ना कि अपना संविधान क्या खुद बनाएंगे। तीसरा देखिए, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से मुझे बुनियादी मूल्य, कौन सा मूल्य? बुनियादी मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि इन मूल्यों के बिना नागरिकों का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। 4 नंबर का प्रश्न है, संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें निम्न तालिका में भरिए। तो देखिए, समता का मूल्य इसमें भरना है 3 गो, ठीक है, और सामाजिक न्याय का 3 गो। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, समता का मूल्य में लिखेंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, तो ये समता का मूल्य है। उसके बाद है वृद्धा पेंशन योजना, और थर्ड है निम्न वर्गों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा, तो ये सब समता का मूल्य में आएगा, ठीक है। अगला है सामाजिक न्याय, जिसमें लिखेंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए के छात्र छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था और मुफ्त पुस्तकें और साइकिल देना। उसके बाद है खास ज़रूरत वाले लोगों के लिए रैंप बनाना, पहिए वाली कुर्सियों का प्रबंध करना। रैंप मतलब क्या होता है, जो इस तरह से हॉस्पिटल में बनाया हुआ नहीं रहता है, जो लंगड़े हैं, लूले हैं, ठीक है, अपंग है, उनको चलने के लिए, वो सीढ़ी नहीं ना चल सकते हैं, ठीक। 5वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, ठीक है। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की, यानी अध्यक्ष बने। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति में 2 विचारधाराएं थी, ठीक है, 2। तो देखिए, बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्प विराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से मामलों को देखती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको इस पे फोकस करना है, विचारधारा पे फोकस करना है कि 2 विचारधारा था, ठीक है। तो कौन सा विचारधारा था? एक विचारधारा यह मानते थे कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। तो ये है ना, ये विचारधारा अच्छा है एक व्यक्ति के अनुसार कि उसके लिए क्या अधिक से अधिक अधिकारों को शामिल किया जा रहा है जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकते हैं। तो ये अच्छा है, अधिकार के मामले में है ना, ये अच्छा है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक अधिकार को शामिल करने की बात की गई है। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सकता है। अगर इन अधिकारों का ना हनन होता है तो, इससे कोई छीनता है तो, और अपने अधिकार प्राप्त कर सके, ठीक है। तो पहला विचारधारा आ गया आपको समझ में। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। तो दूसरी विचारधारा में बोला गया ना कि मूल अधिकारों को है ना, मूल अधिकारों को शामिल करना है सिर्फ, और कुछ इसको क्या करना है, कुछ कुछ अनिवार्य बातों तक सीमित रखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा अधिकार लोगों को नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया, ठीक है, बीच का रास्ता। तो वोटिंग के माध्यम से एक निर्णय पे पहुँचे, और क्या वाद विवाद होता है, और वाद विवाद के आधार पे है ना निर्णय होता है, फिर वोट दिया जाता है। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलता है तो ठीक है, लेकिन दोनों अगर जीत करते हैं तो क्या होता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है।
तो दोनों विचारधाराओं में से ना कुछ कुछ मान लिया जाता है, जिसको बोलते हैं बीच के बीच का क्या रास्ता। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। तो उत्तर लिखेंगे, संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में दो विचारधाराएं प्रमुख रूप से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। यानी कि इसमें क्या बोला गया, अधिक से अधिक अधिकार देने की बात हुआ है लोगों को, समझे। और उन अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जाएगा, अदालत में जाएगा जहाँ उसको न्याय मिलेगा। अगला है, दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दूसरा सवाल है, आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत है और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, मैं प्रथम विचार से सहमत हूँ, मैं प्रथम विचार से सहमत हूँ क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्षधर है जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी प्राप्त होगी। अगर उन अधिकारों को उस व्यक्ति से छीनेगा तो अदालत जाएगा और अदालत उसको सजा देगी जो उसका अधिकार छीन रहा था। तीसरा है, संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे। गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बताया ना कि दोनों विचारधारा में के जो लोग थे ना, दोनों में क्या हुआ, काफ़ी बहस हुआ और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया। उत्तर लिखेंगे, संविधान सभा के सदस्य काफ़ी बहस कर अंत में किसी मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालते थे, समझे, वाद विवाद करते थे, क्या अच्छा है क्या खराब है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।